एक मेरे व्यूअर्स ने मेरे से पूछा था कि प्रॉपर्टी को बेचने पे हम कितना कैश एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी कॉन्टेक्स्ट में है। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रॉपर्टी को सेल करके हम कितना कैश एक्सेप्ट करें ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोई नोटिस ना आए, हमारा केस स्क्रूटनी में ना जाए और हमें कोई पेनल्टी का सामना ना करना पड़े। तो ये वीडियो आज थोड़ी सी डिटेल में होने वाली है, तो आपको लास्ट तक देखना है अगर आपको कम्प्लीटली समझना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए रोहित और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिनटेक्स नॉलेज पे। सो दोस्तों, लोगों के दिमाग में अक्सर एक क्वेश्चन रहता है कि अगर हम प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं तो कितना कैश एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसी चीज़ को लेकर के मेरे कुछ व्यूवर्स ने कमेंट में पूछा था मेरे से कि कितना हम कैश एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसमें बता दूं, इस पर दो सेक्शन अप्लीकेबल होते हैं। एक सेक्शन अप्लीकेबल होता है 269 SS और एक सेक्शन अप्लीकेबल होता है 269 ST। बट बहुत सारे वीडियोज में सिर्फ यही बात की गई है कि सिर्फ 269 SS अप्लीकेबल होता है। तो बिल्कुल नहीं, 269 SS और 269 ST दोनों सेक्शन अप्लाई होते हैं अगर आप इनमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करते हैं और कैश एक्सेप्ट करते हैं तो उस केस में। अब यहाँ पे इनमूवेबल प्रॉपर्टी को बताया गया है कि आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड बेचा है या नॉन एग्रीकल्चर लैंड बेचा है, आपने कोई बिल्डिंग बेची है, वो चाहे रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो चाहे नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, आपने कोई प्लॉट बेचा है, आपने कोई फ्लैट बेचा है, तो कोई भी इनमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आपने सेल किया है और सेल करने पर अगर आपने कैश एक्सेप्ट किया है तो दो सेक्शन अप्लाई होते हैं, सेक्शन 269 SS एंड सेक्शन 269 ST। और दोनों सेक्शन एक साथ भी अप्लाई हो सकते हैं। हम देखेंगे कि दोनों सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी किस कंडीशन पे होती है और एक साथ दोनों सेक्शन कब अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं बात करता हूँ 269 SS की। तो 269 SS ये बोलता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी बेचने का प्लान किया और आपने एडवांस में कैश एक्सेप्ट कर लिया 20,000 उससे या उससे ज़्यादा का। मैंने क्या बोला? अगर आपने प्रॉपर्टी बेचने का प्लान किया किसी पर्सन को और उस पर्सन से आपने कैश में 20,000 या उससे ज़्यादा का अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया एज एडवांस, एज ए बुकिंग अमाउंट, तो माना जाएगा कि आपने वायलेट किया है सेक्शन 269 SS का। और अगर आपने उस सेक्शन का वायलेशन कर दिया तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी। जितना अमाउंट आपने कैश में एक्सेप्ट किया है उतने अमाउंट की आपको पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी अगर डिपार्टमेंट को आपके इस ट्रांजैक्शंस के बारे में जानकारी मिल जाती है तो। राइट? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप एडवांस में पेमेंट ले रहे हैं तो 20,000 या उससे ज़्यादा का अमाउंट लेने पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो 20,000 से कम का अमाउंट आप एडवांस में एक्सेप्ट कर सकते हैं कैश में। अब बात करते हैं सेक्शन 269 ST अप्लाई कब होता है। तो सेक्शन 269 ST अप्लाई होता है अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, मतलब आपकी यहाँ पे सेल एग्जीक्यूट हो चुकी है, आपने सेल कर दिया है। सेल करने के उपरांत जो आपको पैसा मिलता है उस पैसे को आप कैश में एक्सेप्ट कर लेते हैं और अमाउंट 2 लाख या उससे ज़्यादा का होता है वो जो आपने कैश में एक्सेप्ट किया है, तो सेक्शन 269 ST अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि सेक्शन 269 ST यही बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने किसी सिंगल ट्रांजैक्शन के संबंध में 2 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट कैश में एक्सेप्ट किया है तो उस पर सेक्शन 269 ST अप्लाई हो जाएगा और उसको फिर पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी। जितने अमाउंट का उसने कैश एक्सेप्ट किया है उतने अमाउंट की पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 269 SS अप्लाई कब होता है और 269 ST अप्लाई कब होता है। 269 SS अप्लाई होता है जब हम एडवांस में कुछ पैसा कैश में एक्सेप्ट करते हैं और उस पैसे की जो लिमिट है वो 20,000 या उससे ज़्यादा की हो जाती है, तब अप्लाई होता है। और 269 ST अप्लाई होता है तब जब आपने सेल कर दिया प्रॉपर्टी को, सेल करने पे आपने कैश एक्सेप्ट किया 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का। पेनल्टी का अमाउंट दोनों में सेम है कि जितना आपने कैश में एक्सेप्ट किया उतना आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो देखिए कितने सीवर
कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आपने कैश एक्सेप्ट कर लिया। इसी के संबंध में एक इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया था जुलाई 2024 में, पुष्पलता वर्सेस ITAT। उस और ये लिखा गया था कि जो पुष्पलता जी थी उन्होंने प्रॉपर्टी को सेल किया था, 90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने बेची थी और 90 लाख में उन्होंने 49,10,000 रुपये कैश एक्सेप्ट कर लिया था। और कैश एक्सेप्ट किया था, बट उन्होंने क्या किया था कि उस कैश को, जितना उन्होंने कैश एक्सेप्ट किया था उस कैश को उन्होंने सेल डीड में दिखाया हुआ था और उसी के बेस पे उन्होंने ITR सबमिट किया। ITR में भी उस इनकम को दिखाया और उस पर कैपिटल गेन टैक्स वगैरह भी उन्होंने पे किया था। लेकिन उनका केस स्क्रूटनी में चला गया। स्क्रूटनी में जाने पे AO ने, असेसिंग ऑफिसर ने जस्टिफिकेशन मांगा, तो जस्टिफिकेशन सबमिट किया गया, लेकिन जस्टिफिकेशन प्रॉपर जस्टिफिकेशन ना होने की वजह से AO को ये लगा कि आपने कैश एक्सेप्ट किया है 49,10,000 रुपये का, और AO के हिसाब से सेक्शन 269 SS का यहाँ पे उल्लंघन हो गया और AO ने, असेसिंग ऑफिसर ने 49,10,000 रुपये की पेनल्टी इम्पोज कर दी। किस पे? पुष्पलता जी पे। तो इस पेनल्टी के अगेंस्ट में उन्होंने अपील फाइल किया, ITAT में अपील फाइल किया इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में। उनकी अपील पे, उनकी इस अपील पे सुनवाई की गई और वहाँ ITAT ने जो फैसला सुनाया वो पुष्पलता जी के फेवर में सुनाया फैसला, और उसमें कुछ बातों को उल्लेख किया उस ऑर्डर में। तो पहली बात वो ये थी कि जो 269 SS अप्लाई होता है वो अप्लाई होता है जब कोई एडवांस में पेमेंट लिया हो कैश में 20,000 या 20,000 से ज़्यादा का, तो अप्लाई होता है 269 SS। और 269 ST तब अप्लाई होता है जब वो पेमेंट लिया गया है सेल करने पे। यहाँ पे एडवांस नहीं, यहाँ पे सेल हो चुकी है, सेल होने के बाद जो पैसा लिया गया है वो कैश में लिया गया है, तो वहाँ 269 ST अप्लाई होता है। तो इसी बेसिस पे जो फैसला गया था वो पुष्पलता जी के संबंध में गया था, क्योंकि AO ने ये माना था कि सेक्शन 269 SS का उल्लंघन हुआ है, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने जो भी कैश लिया था वो प्रॉपर्टी के सेल हो जाने के बाद उन्होंने कैश लिया था, वो एडवांस में नहीं लिया था। तो ये था जो रिसेंट का एक ऑर्डर आया था प्रॉपर्टी बेचने पे कैश एक्सेप्ट करने के संबंध में, जिसको हमने शेयर किया आप लोगों के साथ। अब दूसरा क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर मैं कैश एक्सेप्ट करता हूं तो डिपार्टमेंट को कैसे पता पड़ेगा कि हमने कैश लिया हुआ है? तो देखिए, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, परचेज की है, कुछ हुआ है, अगर किसी भी इनमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल या परचेज हुआ है और उस सेल परचेज में जो अमाउंट है वो 30 लाख से ज्यादा का हो जाता है, तो इस केस में जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार है वो इस ट्रांजैक्शन की डिटेल, इस प्रॉपर्टी के सेल परचेज की डिटेल डिपार्टमेंट तक पहुंचाएगा। तो पहला तरीका हो गया कि रजिस्ट्रार पहुंचा देगा डिटेल इस प्रॉपर्टी की सेल परचेज की। दूसरा तरीका, आपने क्या किया, जो प्रॉपर्टी बेची उस प्रॉपर्टी को बेचने पर जो आपको कैश मिला उस कैश को आपने डिपॉजिट करवा दिया बैंक अकाउंट में, अपने सेविंग अकाउंट में। वहां पे आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया। अब इस केस में बैंक भी रिपोर्ट कर देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस व्यक्ति ने अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करवाया है, तो बैंक के द्वारा इंफॉर्मेशन पहुंच गई डिपार्टमेंट तक। तीसरा ये हो सकता है कि आपके जो IDR को, सेलर के IDR को बायर के IDR के साथ क्रॉस वेरीफाई किया जाए और कुछ उसको मिसमैच मिल जाए। तो कई तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचनाएं मिल जाती हैं आपके ट्रांजैक्शंस की। अगर दूसरा ये है कि होता क्या है कि लोग एक जो सर्किल रेट होती है, सर्किल रेट तक पैसा एक्सेप्ट करते हैं इन मोड ऑफ बैंक, और सर्किल रेट से जो ऊपर होता है वो कैश एक्सेप्ट करते हैं और उस कैश को मेंशन ही नहीं करते हैं सेल डीड वगैरह में कि उन्होंने कैश एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इस केस में जो पैसा आपने कैश में एक्सेप्ट किया, जिस पैसे का कहीं जिक्र नहीं है क्योंकि आपको तो टैक्स बचाना है, तो इस पैसे को
अनअकाउंटेड मनी या ब्लैक मनी माना जाएगा। और इस पैसे को अगर डिपार्टमेंट कभी पकड़ती है तो इस केस में आपको 78% इस पर टैक्स देना पड़ेगा। 78% टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स के साथ साथ पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, और पेनल्टी का अमाउंट उतना होगा जितना आपने कैश एक्सेप्ट किया था। तो सोचिए कितना पैसा आपके जेब से निकलेगा अगर डिपार्टमेंट पकड़ेगी कभी। तो आप कभी अगर प्रॉपर्टी का सेल परचेस कर रहे हैं तो इन सेक्शंस को जरूर ध्यान में रखें, किसी एक्सपर्ट के साथ जरूर बात करें अगर आप कैश एक्सेप्ट करने वाले हैं। दूसरा, आप ये बोलेंगे कि हमने तो कैश एक्सेप्ट किया, ठीक है, उसके बाद उस कैश के बेसिस पे हमने उस आईटीआर सबमिट किया, आईटीआर में हमने प्रॉपर इनकम दिखा दी, कैपिटल गेन कैलकुलेट किया, कैपिटल गेन पे हमने टैक्स भर दिया, तो क्या आप भी पेनल्टी लगेगी? हाँ जी, लगेगी पेनल्टी, क्योंकि पैसा तो आपने कैश में एक्सेप्ट किया ना। और सेक्शन 269 SS हो चाहे 269 ST हो, दोनों सेक्शन बात करते हैं कि अगर आपने इन सेक्शन का उल्लंघन किया, अगर आपने कैश में एक्सेप्ट किया, इस लिमिट को आपने तोड़ा, तो आपको पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि अगर आप प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं तो इस केस में अगर आप एडवांस में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आप 20,000 रुपये से कम का कैश एक्सेप्ट करें। और अगर आप प्रॉपर्टी के सेल होने के बाद पैसा रिसीव कर रहे हैं, सेल का पैसा, तो आप वहां पे 2 लाख रुपए से कम का कैश एक्सेप्ट करें। ये रही वीडियो आज की। प्रॉपर्टी के सेल के कॉन्टेक्स्ट में कितना कैश एक्सेप्ट कर सकते हैं उस संबंध में। अगर आप लोगों को कोई डाउट है इससे संबंधित तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो टैक्स और फाइनेंस से संबंधित, तो भी आसान सी भाषा में। थैंक यू सो मच।